होगा, देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। विंड प्रेशर और सर्कुलर सेक्शन के लिए क्या होगा 0.66, जस्ट बताएं 0.66। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे इसका निकालने का भी तरीका है, कभी होगा तो बाद में बता देंगे आपको, ठीक है, कैसे आता है बाद में कभी बता देंगे, फिलहाल अभी याद रख लीजिएगा ये 0.66 होता है। नेक्स्ट, मोमेंट जो लगता है h/2 पर, है ना, तो कैसे निकलता है, क्या फॉर्मूला आता है मोमेंट का, तो आपको पता है मोमेंट निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा। तो मोमेंट का ऑप्शन में है पी h/3 होता है, बताइए, तो h/2 ना होता है, जस्ट पर आए। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स इंटू सी डिस्टेंस कितना है, h/2 ऊपर पर आए थे आपको, ठीक है। तो मोमेंट बराबर क्या होता है, फोर्स फोर्स इंटू h/2, सी डिस्टेंस, ये हो जाता है मोमेंट, ठीक है। जहाँ लोड लग रहा है वहाँ से बेस पर निकाल रहे हैं मोमेंट कितना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस पता है कि m/z होता है, इसमें तो कोई होती नहीं है, इसमें तो कितने बार बोल चुके हैं ना, m/z क्या बताए थे, m/z बताए थे बेंडिंग स्ट्रेस बराबर, ये पीछे से बताते आ रहे हैं। देखिए, इफ द विंड प्रेशर एक्ट ऑन प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ विड्थ बी देन z इक्वल टू, है ना, z कितना होगा, अगर मान लीजिए विंड प्रेशर लग रहा है प्रोजेक्टेड एरिया में, z कितना होगा, और किधर से लग रहा है, विड्थ साइड से लग रहा है ना, किधर से लग रहा है, विड्थ साइड से लग रहा है, तो z पूछ रहा है। थोड़ा इसको फोटो में समझते हैं। देखिए, ये आपका कुछ, ये मान लीजिए ये बेस का बना है फोटो, है ना, मान लीजिए कोई सेक्शन है जिसका बेस का बना है, तो ये हो गया विड्थ, ये हो गया इसका डेप्थ, ठीक है, ये हो गया वाई एक्सिस और ये वाई एक्सिस लिख दिया। देखिए अब लोड जो लग रहा है ना, जो विंड प्रेशर लग रहा है वो किधर से लग रहा है, विड्थ साइड से लग रहा है, इधर से लग रहा है, ठीक है, किधर से लग रहा है, इधर से, इस साइड से लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोमेंट निकलेगा, है ना, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा वो एक्स एक्सिस के अबाउट निकलेगा, ऐसे, है ना, ऐसे निकलेगा एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है। और जो यहाँ वाई होगा, वाई कितना हो जाएगा, तो ये फोर्स के पैरेलल क्या, डी, तो डी/2, याद रखिएगा कि वाई निकलता है फोर्स के पैरेलल, ये फोर्स के पैरेलल डी है ना, है, तो डी/2 कर देंगे वाई के लिए। और चूंकि ये इधर से लग रहा है तो ये देखिए ये ऐसे लेके जाएगा, है ना, इसके फोर्स के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो समझिए सीधा वही एक्स एक्सिस के अबाउट निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अगर इधर से लगता, मान लीजिए, तो थोड़ा इसको हम फिर से बनाते हैं फोटो नया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे लोग इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं, मतलब कन्फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है, तो हम इसको क्लियर कर देते हैं। अगर इधर से लगेगा तो देखिए इस फोर्स के परपेंडिकुलर कौन एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, सीधा सीधा याद रखिए, है ना। और इस फोर्स के पैरेलल कौन सा डायमेंशन है, ये डायमेंशन बी है ना, तो वाई बराबर निकलेगा b/2, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है, सीधा निकालिए, ठीक है। चिमनी में ये होता है, ठीक है, चिमनी का तो आपको ही बता दिए। लेकिन अगर वही, अगर आप थोड़ा सोचिए, अगर आपका ये वो जो इसेंट्रिक वाला था उसमें, उसका भी अभी चर्चा थोड़ा सा कर देते 2 मिनट में। देखिए अगर इधर है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, कन्फ्यूजन ना होगा, इसलिए चर्चा कर देते हैं। ये पी मान लीजिए इधर है, अभी देखिए ये वाई एक्सिस के इधर है ना, वाई एक्सिस इसेंट्रिक है, तो यहाँ निकलेगा आई वाई वाई, क्या निकलेगा, आई वाई वाई। और वाई जिस डायमेंशन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, जैसे ये वाई है, ये एक्स, ये वाला जो है ना बी को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वाई बराबर निकलेगा b/2, क्या निकलेगा b/2, ठीक है। और यही यदि मान लीजिए इधर है, इस साइड है, तो फिर भी वही कहानी होगा, है ना, नेगेटिव में भी बहुत वही सेम कहानी। लेकिन यदि मान लीजिए कि अभी एक्स एक्सिस इसेंट्रिक हो, ठीक है, किस एक्सिस से, एक्स एक्सिस इसेंट्रिक हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ है ना, यहाँ लोड है, वाई एक्सिस में है, एक्स एक्सिस से इसेंट्रिक है, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखिए तब यहाँ क्या निकलेगा, अब बताइए, जिस एक्सिस इसेंट्रिक है वही निकलता है, आई एक्स एक्स निकलेगा। अच्छा ये किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए तो ये डी को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, क्लियर हो गया। इसेंट्रिसिटी वाला भी क्लियर हो गया, क्या निकालना है, और आपको चिमनी वाला भी क्लियर हो गया कि कैसे हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो अगर देखिए इसेंट्रिक वाला तो मतलब बता ही दिया अभी जस्ट, चिमनी वाला क्या था कि फोर्स के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है, और पैरेलल में वाई आ जाता है ना, फोर्स के पैरेलल जो भी डायमेंशन होगा वो वाई का वैल्यू होगा, उसका आधा कर दीजिए, ठीक है, बेसिक था। तो फिलहाल यहाँ पर आपको पूछा है जेड, ठीक है। अब सोचिए जेड होगा तो आप खुद सोचिए, जब जेड बोला है तो अभी किस एक्सिस के बारे में निकलता है जेड, अभी जब इधर था, अब आ जाते हैं यहाँ इस क्वेश्चन में, ऐसे इधर से लगा था ना, तो एक्स एक्सिस बताए थे, तो जेड एक्स एक्स है ना, तो जेड एक्स मतलब आई एक्स एक्स, आई एक्स का तो पता है b/d³ होता है ना, तो यहाँ पर b/d³ छोड़ के स्क्वायर हो जाएगा, बाय 6 हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपको पता है कैसे निकलता है कि बता दें। देखिए अगर आप सब नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं 2 मिनट में। देखिए जेड बराबर होता है ना आई/वाई, तो जेड जैसे आई क्या होता था, b/d³/12, एक्स एक्सिस के अबाउट, क्योंकि जेड एक्स एक्स निकलेगा यहाँ। और वाई कितना बोले थे, वाई जो है, अभी आप सोचिए जो वाई वाला है, वाई किसको, अब ये चूंकि फोर्स जो है वो डी को इंटरसेक्ट कर रहा है, d/2 हो जाएगा, है ना, वाई भी जस्ट होगा ना d/2, क्योंकि अभी ये जो एक्स एक्सिस ऐसे लग रहा था ना, तो ये जो डी है ना, डी के पैरेलल है, तो वाई हो जाएगा d/2, ऐसे बताए थे। तो ये कट जाएगा 2 से, डी कट जाएगा, तो b/d²/6, ठीक है। तो कहाँ है, अच्छा ये आपका जो है 2 मिनट रुकिएगा, देखिए, हेलो फ्रेंड, ये जो है ये आंसर गलत है इसका, ठीक है,
इसका आंसर जो होगा बी नंबर होगा, ठीक है। आंसर ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। हमें आपको बता दिए थे, ठीक है, कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो है आपका, ये आपको पता है, ई बराबर जो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बाई, है ना, स्ट्रेन होता है, वो तो खैर आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन है अगला, इफ द विंड प्रेशर एक्ट ऑन द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ थिकनेस डी। अब देखिए डी की तरफ से लग रहा है, ठीक है। ये देखिए ये आपका है, ठीक है। ये देखिए ये बी था ना, ये क्या था, डी था, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। अब जो है डी की तरफ से लग रहा है, मतलब इधर से लग रहा है ना, इधर तो डी है ना, ये इधर से लग रहा है। आपको बताया था इसके परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है ना, तो आई वाई वाई निकलेगा। तो आई वाई मतलब जेड वाई वाई, और जेड वाई वाई का फॉर्मूला क्या है, डी बी स्क्वायर बाय 6, है ना, क्योंकि बी डी स्क्वायर बाय तो एक्स वाला है, डी बी क्या है, डी बी लगता है तो वाई हो जाता है, और बी डी लगता है तो एक्स हो जाता है, पता है। बी डी स्क्वायर जैसे बोलते थे कि आई एक्स एक्स, तो बी डी क्यू बाय 12 बोलते थे ना, और आई वाई बाय डी बी क्यू बाय 12, है ना, ये तो याद होगा आपको। तो ये बेसिक आप है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए कहीं है ना। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, डी बी स्क्वायर बाय 6। ये बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन है, समझना है सिर्फ। फिर भी अगर आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, समझ में नहीं आता है तो। कोई दिक्कत होता है, कोई भी क्वेश्चन नंबर में दिक्कत होता है कि हाँ हमको इस क्वेश्चन नंबर में दिक्कत है, समझ में नहीं आएगा, फिर से समझना चाहते हैं, तो आपको पार्टिकुलरली उस क्वेश्चन पर जो है ना वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर कीजिए। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ डायरेक्ट एंड बेंडिंग, सॉरी, यूनिट ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रेस का क्या यूनिट होता है तो पता है, न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है, क्योंकि स्ट्रेस है तो वैसे बात है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, एरिया का हो जाएगा एम एम स्क्वायर, है ना, एम एम स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर एम स्क्वायर। बाकी सब तो नहीं होगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन देख रहे हैं, क्यूब है, ये कुछ अलग है ना, ये तो और अलग है। आगे देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, और ये आप ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को पूछा था कि व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस, जिसको हम सी जी एन से डिनोट करते हैं, मतलब किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, सी से, जी से, एन से। तो शियर मॉडुलस क्या होता है, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, वो क्या फॉर्मूला होता है। तो पहला ऑप्शन है शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, दूसरा है शियर स्ट्रेन बाय शियर स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस बाय टेंसाइल स्ट्रेन, और कंप्रेसिव स्ट्रेस बाय कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, शियर वाला से संबंधित है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नंबर शियर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है तब मॉडुलस ऑफ मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकलता है, वो सी हो जाएगा, है ना। तो सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होगा, ठीक है, ना कि स्ट्रेन बाय स्ट्रेन होगा, ये गलत है। और ये तो टेंसाइल होता है, टेंसाइल और कंप्रेसिव किसका होता है, ये होता है नॉर्मल किसका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, ठीक है। तो वो तो यहाँ है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस, सॉरी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस टू द वर्किंग और परमिसिबल स्ट्रेस इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सेफ लोड, परमिसिबल स्ट्रेस, ऑल ऑफ द अबव। आपको पता है कि ये आपका अल्टीमेट बाय क्या है, ये रेशियो है ना, रेशियो किसका, अल्टीमेट स्ट्रेस का बट वर्किंग स्ट्रेस, ये तो पढ़े थे, वर्किंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़े थे, याद है। आप बोलिएगा और क्यों नहीं आंसर हुआ, है ना, बताते हैं। लोड है तो लोड का क्या फॉर्मूला आता है, लोड का फॉर्मूला आता है, लोड तो कैलकुलेट किया जाता है ना क्वेश्चन में, लोड तो इसे दिया रहता है ना, तो कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो किसी का रेशियो नहीं रहता है, पहला का दूसरा, मतलब दूसरा आंसर तो ऐसे भी नहीं होगा, लॉजिक हम बता रहे हैं आपको। दूसरा क्या, तीसरा परमिसिबल स्ट्रेस, यहाँ चूंकि लिखिए दिया परमिसिबल स्ट्रेस है, तो ये कैसे, मतलब उसका रेशियो ही, मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस बाय परमिसिबल का रेशियो परमिसिबल हो जाएगा, ऐसा तो कभी होगा नहीं, ठीक है। स्ट्रेस बाय स्ट्रेस वो कैसे होगा, कट जाएगा ना, तो फिर स्ट्रेस कैसे बच जाएगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है, आपका ऑल ऑफ द तो खैर ऐसे भी नहीं होगा, जब समझ रहे हैं आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ ऊपर में देखिए कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है, जैसे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या लिखा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को आप इलास्टिक मॉडली भी कहते हैं, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। देखिए व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस वेस्टर्न होता है, जस्ट भी बताए थे। अब कैसे होता है, हुक्स लॉ के हिसाब से पता है आपको, इस हुक्स लॉ के हिसाब से पता है ना, क्या पता है बताइए, आपको पता होगा कि हुक्स लॉ के हिसाब से, देखिए हुक्स लॉ के हिसाब से क्या हो जाता है कि स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस दिया रह जाएगा, ये इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, है ना, इस साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इस मतलब स्ट्रेन से, ठीक है। तो इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जब ई निकालेगा तो क्या हो जाएगा, ये बगल वाला कहाँ चल जाएगा, नीचे चल जाएगा, मतलब इसके जो साइड में है ना। तो सिग्मा बाय, है ना, तो सिग्मा मतलब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो जाएगा बराबर ई, ठीक है। देखिए अगला, देखिए अगला क्या है, हुक्स लॉ वैलिड अप टू, कहाँ तक वैलिड है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक, प्लास्टिक लिमिट तक, इलास्टिक लिमिट तक, नन। तो आपको पता है कि हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड है, इलास्टिक लिमिट तक वैलिड है, कहाँ तक वैलिड है, इलास्टिक लिमिट तक वैलिड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेस इंड्यूस
बाय बेंडिंग मोमेंट आर नोन एज स्ट्रेस। जो होता है ना इंड्यूस बेंडिंग मोमेंट से, उसको हम क्या कहते हैं? बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं, शियर स्ट्रेस कहते हैं, ऑल ऑफ देम। ऑब्वियस सी बात है, बेंडिंग मोमेंट से स्ट्रेस जो डेवलप होगा उसको बेंडिंग स्ट्रेस कहेंगे, है ना? ये तो नॉर्म से बेंडिंग बेंडिंग है, ये तो ट्रिक भी है। ये बेंडिंग लिखा हुआ है, यहाँ बेंडिंग लिखा हुआ है, तो ऐसे ही भी खत्म हो जाएगा, ए नंबर इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट शियर का ये होगा, बताइए शियर कैसे होता है? शियर होता है जब ये मान लीजिए एक प्लेन है, ठीक है, ये ये इधर ऊपर इधर लोड लग रहा है फोर्स, और नीचे इधर लग रहा है, तब यहाँ पर क्या होता है, ये प्लेन ऐसे कुछ होना चाहेगा, है ना, कुछ इस ढंग से, तब शियर होगा। और आपका डायरेक्ट है, और क्या डायरेक्ट है? डायरेक्ट क्या होता है? सिंपल होता है। डायरेक्ट क्या होता है कि कोई एक, जैसे मान लीजिए कोई एक मेंबर है, इधर भी लोड लग गया टेंसाइल, इधर भी लग गया, तो स्ट्रेस होता है तो डायरेक्ट होता है। एक्सिस पर लगता है तो डायरेक्ट होता है, वो पहले बता चुके हैं। ये दूसरा आप देख लीजिए, ये कोई एक मेंबर है, उस पर डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड लगा है ना, ये इधर से लोड लग गया और एक इधर से लग गया, तो वहाँ होता है डायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है, चलिए, इफ़ a length of a beam is subjected to a constant bending moment and no shear force, that is zero shear force, then the stress will be set up in that length of beam due to bending moment only, and that length of beam is said to be in pure bending, simple bending, both and be all। आपको पता है कि जब कोई बीम सेक्शन है, ठीक है, जैसे एक फोटो आपको दिखाते हैं, आप समझाते हैं, देखिए, ये देखिए एक फोटो है आपको, देखिए, देखिए ये एक बीम है, ठीक है, ये क्या है? बीम है, यहाँ लोड लग रहा है, यहाँ लग रहा है, लेकिन इस ए और बी के बीच कोई लोड नहीं है। देखिए कोई बेंडिंग भी नहीं है ना, बेंडिंग यूनिफॉर्म है, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या है? यूनिफॉर्म है। तो ये इसको कहते हैं प्योर बेंडिंग, जहाँ पर कि कोई शियर फोर्स नहीं है ना, शियर फोर्स जीरो, यहाँ लिखा भी है, देखिए क्या लिखा हुआ है? जीरो शियर फोर्स लिखा है, ये देखिए जीरो शियर फोर्स, मतलब बीम में जिस सेक्शन तक होगा वहाँ तक क्या होगा? प्योर बेंडिंग होगा। ठीक है, शियर फोर्स लग जाएगा तब वहाँ प्योर बेंडिंग नहीं होगा। प्योर बेंडिंग बोलिए, सिंपल बेंडिंग बोलिए, बात बराबर है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या आ जाएगा? सी नंबर। अब आप सोचिएगा कि हम पीछे का फोर्थ सेमेस्टर के ऊपर आ रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, क्वेश्चन देखें कि कुछ साल में जो है ना प्रीवियस ईयर फोर्थ सेम और मैकेनिक्स से पूछा गया, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको कवर करना जरूरी था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है स्टन। स्टन क्या होता है? आपको पता है स्टन क्या होता है? स्ट्रेस बाय ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी होता है, और क्या होता है कि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, और क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब इसमें सब है, ठीक है, अगर आप इसको देखिएगा तो इसमें सब है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें सब है। नेक्स्ट, यूनिट लेस क्वांटिटी कौन है इसमें? तो विच, तो इसमें विच इज यूनिट लेस क्वांटिटी। ठीक है, तो आपको स्ट्रेन है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, स्ट्रेस है, और ऑल है। ठीक है, तो आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट होता है ना, वो क्या आता है? न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, ये पढ़ रहे हैं हम सब। स्ट्रेस का भी सेम यूनिट होता है, ये दोनों का सेम यूनिट होता है, तो बचा कौन? स्ट्रेन ना, स्ट्रेन का, क्योंकि ऑल ऑफ द तो नहीं है ना। आगे, आगे अगला क्वेश्चन आपका है कि थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग से भी क्वेश्चन पूछा था, विथ एजम्पशन मेड। तो पहला बोला था कि मटेरियल ऑफ द बीम इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक, ये होता है ना, पता है मटेरियल माना था कि जब सॉल्व करते हैं कोई भी थ्योरी, तो ये मान लेते हैं कि जो मेरा कंक्रीट का जो है ना, वो क्या है? मटेरियल वो होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक है। ठीक है, दूसरा अगला क्वेश्चन था, मतलब अगला जो था वो है कि द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डैश इन टेंशन कंप्रेशन। दोनों में सेम मानते हैं ना, टेंशन लगे चाहे कंप्रेशन लगे, वो उसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंज नहीं होता है, उसमें क्या होता है? सेम होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, द ट्रांसवर्स सेक्शन विच वेयर डैश बिफोर, देखिए